Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss our lecture number 10 और आज सबसे पहले अपने चैप्टर नंबर 11 आई कैप क्वेश्चन बैंक को डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। अब सबके पास उम्मीद है कि आई कैप का क्वेश्चन बैंक होगा, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास इस वक्त आप जो अपने पास बैठे हुए हैं, अगर आपके पास आई कैप का क्वेश्चन बैंक नहीं है तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके आई कैप का क्वेश्चन बैंक ले आए, ठीक है जी। तो चैप्टर नंबर 11, तो आज हम आप आई कैप क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास चैप्टर 11 में कलेक्शन, टैबुलेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है हमारा। उसमें जो 11.1 फर्स्ट एमसीक्यूज है, तो आई कैप कहता है कि प्राइमरी डाटा कैन बी कलेक्टेड, कि प्राइमरी डाटा को कलेक्ट किया जा सकता है। ये हमने पढ़ा था कि डाटा को कलेक्ट करने की कौन सी दो टाइप्स होती हैं। हमने कहा एक प्राइमरी सोर्स होती है और एक सेकेंडरी सोर्स होती है। तो उससे पूछा कि इनमें से प्राइमरी डाटा क्या है। नंबर 1 ऑप्शन ए है फ्रॉम न्यूज़पेपर। जो न्यूज़पेपर से हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं वो प्राइमरी नहीं होती, वो सेकेंडरी होती है, ठीक है, क्योंकि वो न्यूज़ वालों ने खुद कलेक्ट की होती है, हमने कलेक्ट नहीं की होती। फ्रॉम स्टेट बैंक, जो बैंक से जितनी भी स्टेटमेंट्स आती हैं वो सारी की सारी हमारे लिए सेकेंडरी इंफॉर्मेशन होंगी, वो सारा हमारे लिए सेकेंडरी डाटा होगा, क्योंकि वो बैंक का अपना पर्सनल डाटा होगा। सी बाय कैरिंग आउट सर्वे, हाँ, जो हम खुद सर्वे परफॉर्म करेंगे, जो हम खुद लोगों को भेजेंगे, जाओ इस चीज़ का पता करके आओ, इकोनॉमी में ये चीज़ कितनी है, जाओ पता करके आओ, लोग इस वक्त किस ब्रांड को ज़्यादा यूज़ करें, जाओ पता करके आओ, इस वक्त मार्केट में फैशन किस चीज़ का चल रहा है, जाओ पता करके आओ, लोग इस वक्त किस गाड़ी को ख़रीदना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। जो हम खुद सर्वे करेंगे, तो ये हमारे लिए, जो हम डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये हमारे लिए प्राइमरी डाटा होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। सेकेंड एमसीक्यूज पढ़ते हैं। सेकेंड एमसीक्यूज कहता है कि एनी रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, एनी रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन को जरा अंडरलाइन कर लें, वेदर इट बी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, बेशक ये क्वालिटेटिव हो, बेशक ये क्वांटिटेटिव हो। जैसे कि हमने पढ़ा था, क्वालिटेटिव में क्वालिटी को डिपिक्ट किया जाता है, ऑनेस्टी हो गया, कलर हो गया, टेस्ट हो गया, फ्रेग्रेंस हो गया, ये क्वालिटी है। और क्वांटिटी जो न्यूमेरिकल वैल्यू में एग्जिस्ट करती है, वेट्स हो गया, हाइट हो गया, इनकम हो गया, ठीक है जी। उसने कहा एनी रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर हम क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव हमारे पास डाटा है, अगर हम उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं तो उसको क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्जर्वेशन होती है, रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्जर्वेशन होती है। तो ऑप्शन ए हमारा ठीक हो जाएगा। ऑप्शन बी की तरफ चलते जरा, क्योंकि ऑप्शन हमारा राइट आंसर नहीं है, राइट आंसर हमारा ऑब्जर्वेशन ही है, ऑप्शन ए। जरा वैसे डिस्कस कर लेते हैं, डाटा कब डाटा होगा। रिकॉर्डिंग याद रखिएगा कि रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्जर्वेशन होती है, और कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये हमारे पास डाटा होता है हमारा, हाँ, ठीक है जी। तो डाटा कब आता, जब एग्जामिनर लिखता कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्योंकि उसने रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन की बात की, हमने कहा वो तो ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है जी। उसके बाद सी ऑप्शन में चलते हैं, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस इंशाल्लाह चैप्टर 16 में प्रोबेबिलिटी में डिस्कस करेंगे सैंपल स्पेस क्या होता है। 11.3 पे चलते हैं। 11.3 में वो कह रहा है, द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स डिवोटेड टू द समराइजेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा इज कॉल्ड। कहता है कि स्टैटिस्टिक्स की वो ब्रांच जो डिवोट करती है समराइजेशन को एंड डिस्क्रिप्शन को। समराइजेशन मीन चीज़ों को कलेक्ट करने के बाद, ऑर्गेनाइज करने के बाद कंबाइन करना, एंड डिस्क्रिप्शन अपने डाटा को डिस्क्राइब करना। तो याद है कि हमने स्टैटिस्टिक्स की दो टाइप्स पढ़ी थी, एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और एक इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो हमने कहा था डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का काम ये होता है,
उसने डाटा को क्या करना है, कलेक्ट करना है, ऑर्गेनाइज करना है और प्रेजेंट करना है, ठीक है जी। और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का क्या काम होता है, जितना भी कलेक्टेड, ऑर्गेनाइज और प्रेजेंटेड डाटा है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स ने उसके ऊपर एनालिसिस करके डिसीजन मेकिंग करनी होती है। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का मेन काम डिसीजन मेकिंग होता है, जबकि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मेन काम रिकॉर्डिंग ऑफ, प्रेजेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा होता है, ठीक है जी। तो उसने कहा कि डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा, तो ऑब्वियस बात है ऑप्शन सी बनेगी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ठीक है जी। स्टैटिकल इन्फ्रेंस हमें पता है ऑप्शन ए में, वो तो डिसीजन मेकिंग के लिए होता है। नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स, ये कोई भी चीज़ नहीं होती नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स। नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स का मतलब है कि हम कोई भी रूल नहीं लगा रहे, रैंडमली बेसिस पर चीज़ों को लेकर चल रहे, ऐसा नहीं होता। और हाँ बिल्कुल ऑप्शन सी बनेगी यहाँ पे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। 11.4 मेथड कंसर्न विद द एनालिसिस। एनालिसिस की बात आ गई ऑफ अ सबसेट ऑफ डाटा। अगर हम डाटा का सबसेट लेंगे, यानी कि डाटा से उससे अगली फॉर्म लेंगे, लीडिंग टू प्रिडिक्शन और इन्फ्रेंसेस। कहते हैं हमने डाटा का एनालिसिस किया और उस एनालिसिस करने के बाद हमने प्रिडिक्ट किया, हमने क्या कि इससे डिसीजन ये होगा, और इन्फ्रेंसेस हमने ये नतीजा निकाला अबाउट द इंटायर सेट ऑफ डाटा, पूरे सेट ऑफ डाटा के बारे में इन्फ्रेंस किया, एक डिसीजन मेकिंग की, एक जजमेंट पास की। तो इस डाटा को कहते हैं ऑप्शन सी में इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। ऑप्शन ए डिस्कस कर लेते हैं जरा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। अगर हम डाटा को उसके मैग्नीट्यूड के लिहाज से जरा सेट करेंगे, क्लासेस के अकॉर्डिंग सेट करेंगे, साइज ऑफ वैल्यूज के अकॉर्डिंग सेट करेंगे, वो क्लासिफिकेशन होती है। और प्रेजेंटेशन में आपको पता ग्राफ वगैरह बनाते हैं, ठीक है जी। तो जहां पर भी प्रिडिक्शन, एनालिसिस, इन्फ्रेंसेस के वर्ड्स आ जाएं, इट्स मीन ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है। तो क्वेश्चन 4 की राइट ऑप्शन सी है, ठीक है। 11.5 द जनरलाइजेशन एसोसिएटेड विद स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। उसने कहा आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू। उसने कहा ये जो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस है, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस क्या, हमने एक डिसीजन मेकिंग करनी है, हमने एक जजमेंट पास करनी है। ऑप्शन में कह रहा है एक्यूरेसी, हो सकती है एक्यूरेसी हो, अगर हमारे पास सारी की सारी वैल्यू एक्यूरेट आ रही है, हो सकता है एक्यूरेसी हो। सर्टेनिटी, यकीनी बात होगी। एंड ऑप्शन सी इज अनसर्टेनिटी। याद रखिएगा स्टैटिस्टिक्स पूरी की पूरी अनसर्टेनिटी पर बेस करती है। देखें जो चीजें सर्टन है, जो चीजें हमें कंफर्म है, क्या उनके लिए थोड़ी हम जजमेंट पास करेंगे। एक चीज कंफर्म है, हमें पता चल गया भाई पाकिस्तान ने जो मैच है वो जीत जाना है, पता नहीं जीतता या नहीं जीतता, ठीक है। चलो पहले कभी कभार जीत जाया करता था, तो आज की बात खैर नहीं करते, आज तो फिर यही होता है कि पाकिस्तान ने हारना ही है। तो उम्मीद करते हैं कि पहले वर्ल्ड की बात करते हैं कि पाकिस्तान ने मैच जीतना है, कंफर्म है। अब इसके ऊपर कोई स्टैटिस्टिक्स हम यूज नहीं करने वाला है, क्योंकि हमें यकीन है, ठीक है जी। जैसा कि हम सब ने मर जाना है, अब ये सर्टेन है, अब इसके ऊपर कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है। हाँ, कोई स्टैटिस्टिक अप्लाई नहीं करेंगे ये बंदा ना मरे, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सर्टेन इवेंट है। हाँ, प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की है कि भाई ये बीमार हो रहा है, तो अब ज़रा इसकी तबीयत ख़राब हो रही है, हो सकता है कि बेचारा अपनी बीमारी की वजह से मर जाए, ठीक है। तो टाइम के ऊपर तो अनसर्टेनिटी है, लेकिन मरना या नहीं मरना ये तो सर्टेन है, ठीक है जी। तो इस तरह जितने भी अनसर्टेन इवेंट्स होते हैं, उनकी जो डिसीजन मेकिंग होती है सारी अनसर्टेन होती है। हो सकता है जो मैं डिसीजन करने वाला हूँ हमारे फेवर में आ जाए, हमारे हक में आ जाए। हो सकता है कि हमने कहा पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन पता चला एट द एंड पाकिस्तान हार गया। हो सकता है हमने ये डिसीजन लिया कि भाई जो लग रही परफॉर्मेंस पाकिस्तान विल विन, लेकिन एट द एंड पता चला पाकिस्तान हार गया, ठीक है जी। तो स्टैटिस्टिक्स एंटायरली अनसर्टेनिटी के ऊपर बेस होती है, कभी भी सर्टेन नहीं होती। तो जितने भी स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस हैं, जितने भी स्टैटिस्टिकल डिसीजंस मेकिंग है, जितने भी स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग है, वो सारी की सारी अनसर्टेनिटी के ऊपर बेस करती है। तो इसका ऑप्शन सी होगा, 6 वाला 11.6। द स्टैटिशियन इज प्राइमरीली कंसर्न विद ऑप्शन ए क्वालिटेटिव डाटा। स्टैटिशियंस को क्वालिटी के ऊपर कोई लेना देना इतना खास नहीं होता कि मतलब ये बंदा कितना ईमानदार है, ठीक है जी, इसका टेस्ट क्या है, ठीक है, या इसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है, इसका नॉलेज कितना है। स्टैटिस्टिक्स इज टोटली अबाउट द न्यूमेरिकल वैल्यूज, द डिसीजन मेकिंग टू कलेक्शन ऑफ डाटा। अब डाटा क्वालिटेटिव थोड़ी होगा, वो इतना ईमानदार है, ठीक है।
तो हम डाटा में नंबर्स कलेक्ट करते हैं, हम फिगर्स कलेक्ट करते हैं, हम वैल्यूज कलेक्ट करते हैं। याद रखिएगा स्टैटिस्टिक्स अप्लाई ही क्वांटिटेटिव डाटा पर होती है। क्वालिटेटिव डाटा पर एक जजमेंट पास हो सकती है, लेकिन उसको हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है जी, उसके ऊपर कोई टेस्टिंग नहीं कर सकते। लेकिन एक रूल है, इंशाल्लाह का इसके में पढ़ेंगे क्वालिटेटिव के लिए, ठीक है। लेकिन जो जर्नल फॉर्म होती है स्टैटिस्टिक्स की, नॉर्मल जो यूज होती है, वो हमेशा स्टैटिस्टिक्स जो बेस करती है वो क्वांटिटेटिव पर करती है, क्योंकि हमारे पास जो नंबर्स होंगे, हम उन नंबर्स का एनालिसिस करेंगे, उनका कोई ग्राफ बनाएंगे और उन नंबर्स उस ग्राफ की बेस पर एक डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, ठीक है जी। जैसे कि अगर हम ब्लड टेस्ट करवाएं तो हमारी रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट में लिखा होता है कि भाई आपका जो ब्लड शुगर है वो इस रेंज से, नॉर्मल रेंज से बाहर है। तो हमने कहा भाई हमारी शुगर तो हाई हो गया, और अगर हमने टेस्ट करवाया तो हमारी जो जो रिजल्ट आया ब्लड सैंपल का, तो वो जो हमारा रिजल्ट आया वो शुगर की रेंज से कम था, तो हमने कहा हमारी शुगर कम है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्वालिटेटिव जजमेंट दे दी जाए कि आपकी शुगर अगर लो है तो ठीक है, हम इसको भी कंसिडर कर सकते हैं कि लो का मतलब है कि हमारा जो आंसर आया वो रेंज से भी लो आया, ठीक है। तो समहाउ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन यूज की जाती है, लेकिन हर वक्त क्वालिटेटिव यूज इंफॉर्मेशन यूज नहीं की जा सकती, ठीक है जी। मेनली है क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव उसको सपोर्ट कर सकती है, ठीक है जी, ऐसा हो सकता है। तो याद रखिएगा जो स्टैटिशियन है वो हमेशा नंबर्स के ऊपर बात करता है, नंबर्स के ऊपर एनालिसिस करता है, नंबर्स के ऊपर डिसीजन देता है। तो स्टैटिशियन इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विद क्वांटिटेटिव डाटा होगा इसका आंसर, राइट आंसर, ठीक है जी। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस एक जजमेंट होती है, ठीक है, एक टेस्टिंग प्रोसेस होता है। इंशाल्लाह ये चैप्टर नंबर हम 18 में डिस्कस करेंगे इसको। 11.7 द टोटलिटी। टोटलिटी का मतलब होता है ओवरऑल, ठीक है, टोटलिटी का मतलब होता है टोटल। द टोटलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल ऑब्जर्वेशन विद विच एन एस्टिमेट इज कंसर्न इज नोन एज पॉपुलेशन। हमें पता है किसी भी पॉपुलेशन के किसी भी ऑब्जर्वेशन के टोटल को पॉपुलेशन डाटा कहते हैं, और पॉपुलेशन में से अगर हम कुछ पार्ट की बात करें वो हमारा सैंपल होता है। 11.8 इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, फिर स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस आ गया। द स्टैटिशियन इज इंटरेस्टेड इन अराइविंग एट कंक्लूजन। अराइविंग एट कंक्लूजन को जरा अंडरलाइन करें। उसने कहा स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस यानी कि डिसीजन मेकिंग में स्टैटिशियन इंटरेस्ट होता है कंक्लूजन देने पर। याद है जब हमने इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, वहाँ पे हमने बात कही थी कि हम सैंपल को सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जबकि हमने डिसीजन जो देना होता है वो हमने पॉपुलेशन पर देना होता है। तो याद रखिएगा सैंपल हम टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जबकि अल्टीमेट डिसीजन हमने पॉपुलेशन पर देना होता है। तो कंक्लूजन किस पर देना है फिर? ऑप्शन ए सैंपल पर? बिल्कुल नहीं, सैंपल पर डिसीजन देते ही नहीं है हम, तो सैंपल को यूज़ करते हैं टू मेक डिसीजन अबाउट पॉपुलेशन, पॉपुलेशन पर डिसीजन लेते हैं। तो कंक्लूजन किस पर लेंगे? ऑप्शन बी बिल्कुल सही, पॉपुलेशन पर लेंगे, ठीक है। 11.9 एनी सैम्पलिंग प्रोसीजर। सैम्पलिंग प्रोसीजर ये हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 17 में ये पूरा टॉपिक पढ़ेंगे सैम्पलिंग का, ठीक है। तो वहाँ पे इसके ऊपर ज़रा डिटेल बात हो जाएगी। तो अभी ज़रा सी एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं बेसिक सी, जिससे एमसीक्यू समझ आ जाए हमें बस। बाकी इंशाल्लाह डिटेल डिस्कशन चैप्टर 17 एस्टिमेशन एंड सैम्पलिंग में पढ़ेंगे। एनी सैम्पलिंग प्रोसीजर दैट प्रोड्यूस इन्फ्रेंसेस, ऐसा सैम्पलिंग प्रोसीजर जो डिसीजन मेकिंग करता है दैट कंसिस्टेंटली ओवर एस्टिमेट, यानी कि हमने जो डिसीजन किया, हमने कहा कि हमने 6 कॉइन को टॉस किया, नंबर ऑफ हेड्स आ रहे हैं, तो हमने जब टेस्ट परफॉर्म किया या हमने टेस्ट परफॉर्म किया तो हमने कहा कि ये जो हमारा आंसर है वो ओवर एस्टिमेट आ रहा है, मतलब जो हमने आंसर एस्टिमेटेड, जो हमने का आंसर सेट किया होता हमारा आंसर उससे ज़्यादा आ रहा है। हमने दोबारा टेस्ट किया, जैसा कि एक फार्मास्यूटिकल वाली कंपनी है, उसने एक मेडिसिन बनानी है, उसने मेडिसिन में उसने एक पर्टिकुलर फार्मूला रेशियो रखनी है कि इसके अंदर HCl इतना रखना है, ठीक है, ये वाला सॉल्ट इतना रखना है, ये वाला सॉल्ट इस रेशियो से रखना है। तो जब उन्होंने मेडिसिन बना ली, तो जब मेडिसिन बन गई तो पता चला कि जो HCl है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया। कहा नहीं ये तो डोज हाई हो जाएगी, चलो दोबारा से मेडिसिन बनाते हैं। तो उन्होंने दोबारा से जब मेडिसिन बनाई तो वो HCl की मिकदार वो कम होगी। अब उन्होंने कहा नहीं ये तो अंडर डोज हो गई। तो इसका मतलब हुआ क्या कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, जो हम रेशियो ले रहे हैं वो सही नहीं ले रहे हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन में देखते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग,
सिंपल रैंडम सैम्पलिंग सैम्पलिंग का प्रोसीजर है, ये उसकी बात नहीं हो रही। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग भी सैम्पलिंग का प्रोसीजर है, वो भी नहीं। बाइस्ड, ठीक है, इसका आंसर होगा बाइस्ड। बाइस्ड का मतलब होता है कि एरर आ रहा है कहीं ना कहीं, मतलब जो आप रेशियो ले रहे हो आप एक्यूरेट रेशियो नहीं ले रहे। एक्यूरेट रेशियो यानी कि ट्रू रेशियो यानी कि ट्रू वैल्यूज ना होने की वजह से हमारे जो आंसर हैं या तो वो ओवर एस्टिमेट हो रहा है या तो वो अंडर एस्टिमेट हो रहा है, ठीक है। तो बाइसनेस की वजह से ओवर एस्टिमेट और अंडर एस्टिमेट को हमें फेस करना पड़ता है। हाँ, अगर अनबाइस होता, अगर सारे के सारे रेशियो एक्यूरेट होते, अनबाइस होते, तो बिल्कुल एग्जैक्ट टैबलेट सही फॉर्मूले के बननी थी। 11.10 में हमारे पास आ गया सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। फिर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग चैप्टर 17 का टॉपिक है एक, ठीक है। इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ईच यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन हैज इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या है, इंशाल्लाह चैप्टर 17 में डिटेल से देखेंगे। अभी के लिए अज्यूम करें हमारी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई जो हमने येस्टरडे लेक्चर पढ़ा था, तो आज मैं ना 10 स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछूंगा, और जो क्वेश्चन के राइट आंसर नहीं देगा उसका फिर सजा भी मिलेगी। अब वो जो 50 के 50 स्टूडेंट बैठे हुए हैं उन सबके दिल धड़कने लग जाएंगे, ओहो सर हमसे ना पूछ लें, सर हमसे ना पूछ लें, सर हमसे ना पूछ लें, ठीक है। इट्स मीन क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट से पूछा जा सकता है, यानी कि हर एक के स्टूडेंट के आंसर करने के चांस इक्वल है। मैंने ऐसे नहीं कहा कि भाई वो जो ये वाले बच्चे हैं हम इनसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बाकी रिमेनिंग क्लास से पूछेंगे, तो ये इक्वल चांस नहीं हुआ, ठीक है। और इस तरह आप अगर इसको फर्दर देखें, जैसे अगर कभी चिकन लेने जाएं, ठीक है, तो जो चिकन वाला होता है वो उसने मुर्गियां रखी होती है पिंजरे में, तो वो मुर्गियों को आंखें बंद करके पकड़ा होता है। अब ये वाली मुर्गी आ गई, चल भाई ये ज़िबा हो गई, अभी वो इस तरह हाथ करता है, दूसरी मुर्गी आ जाती है, उसको ज़िबा कर देता है। अब हर एक मुर्गी के आने के चांसेस इक्वल ही हैं। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, सारी के सारी ऑब्जर्वेशन के अक्रंस के चांसेस जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो 11.10 का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। 11.11 की बात करते हैं। स्टैटिस्टिक्स डील विद द बिहेवियर ऑफ, जो स्टैटिस्टिक्स है वो हमेशा टोटल की बात करता है। जैसे कि मैंने कहा था कि डिसीजन मेकिंग हमेशा टोटल की होती है, और मैंने एग्जांपल भी दी थी ब्लड सैंपल की और ब्लड रिपोर्ट की। ब्लड सैंपल हमारे बॉडी के ब्लड का कुछ थोड़ा सा हिस्सा होता है, लेकिन जो रिपोर्ट आती है वो हमारे पूरे ब्लड के ऊपर आती है, ठीक है, यानी कि पूरी रिपोर्ट पॉपुलेशन पर आती है। तो याद रखिएगा स्टैटिस्टिक्स हमेशा एक बिहेवियर है टोटल का, एक बिहेवियर है एग्रीगेट का, कभी भी इंडिविजुअल्स की बात नहीं करेंगे। कभी भी हम ये नहीं कहेंगे भाई जो आपने सैंपल दिया था ना, हाँ ये वाला सैंपल सही है, लेकिन हम आपकी बॉडी के ब्लड के बारे में अभी भी कुछ नहीं कह सकते, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है जी। तो स्टैटिस्टिक्स एक बिहेवियर है एग्रीगेट का। तो 11 का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी एग्रीगेट। 12 देखते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल इज दैट विच कैन अज्यूम। हमने कहा था डिस्क्रीट वेरिएबल वो होता है जो एक होल नंबर के साथ नॉर्मली मूव करता है, और होल नंबर के साथ मूव करने के साथ साथ हाँ उसमें डेसिमल आ सकता है कि अगर एक्सेप्शन हो, जैसे कि साइज ऑफ शूज़ हो गया और कॉलर साइज हो गया, लेकिन वो एक्सेप्शन भी इस तरह है कि अगर डेसिमल में इक्वल इंटरवल आ रहा है, अगर डेसिमल में इक्वल इंटरवल आ रहा है, जैसे कि 15, 15.5, 16, 16.5। अब देखें इन दोनों वैल्यूज के दरमियान में और कोई वैल्यूज नहीं आ रही, इसका मतलब ये इक्वल इंटरवल है। इस तरह 15 और 15.5 के दरमियान भी कोई गैप आ रहा है और इनके दरमियान कोई वैल्यू नहीं आ रही, इसलिए इस तरह वाले जो डेसिमल वाले होंगे वो भी डिस्क्रीट डाटा का पार्ट होंगे। तो डिस्क्रीट डाटा इज दैट विच कैन अज्यूम ओनली इंटेग्रल वैल्यू। हाँ इसमें सिर्फ इंटेग्रल वैल्यू आएंगी, ठीक है जी। तो ऑप्शन सी देखते हैं, जरा बात करते हैं। बी देखते हैं, ओनली फ्रैक्शनल वैल्यू तो कॉन्टिन्यूस है ना, कॉन्टिन्यूस में सारी की सारी फ्रैक्शनल वैल्यूज आती हैं, ठीक है जी। जैसा कि जो हमारा वेट है वो 80 से 81 kg, ठीक है जी। इसके दरमियान कहीं भी आ सकता है, मतलब 80.01 भी आ सकता है, 80.1 भी आ सकता है,
80.12 भी आ सकता है, 80.7 कुछ भी हो सकता है, मतलब 80 और 81 के दरमियान कोई भी वैल्यूज आ सकती है। तो फ्रैक्शनल वैल्यू तो हमेशा कॉन्टिन्यूस होती है। सी होल नंबर एज वेल एज फ्रैक्शन, ये भी हमारा कॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूस देखें होल नंबर में भी आ सकता है और फ्रैक्शन में भी आ सकता है। तो 12 का राइट ऑप्शन हुआ ऑप्शन ए, इंटेग्रल वैल्यू। तो हमेशा याद रखिएगा डिस्क्रीट डाटा में इंटेग्रल वैल्यूज आती हैं, जैसे कि नंबर ऑफ कार्स, नंबर ऑफ कार्स एक होंगी, दो होंगी, या तो तीन होंगी। ठीक है जी, क्लियर। इस तरह नंबर ऑफ हाउसेस, अब जो घर होंगे वो एक घर होगा, दो होगा, तीन होंगे, या जीरो घर होंगे, कोई भी घर नहीं होगा। ठीक है जी। 13 अ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल इज दैट विच कैन एज्यूम, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल वो होता है जिसमें हमें पता है कि सारी के सारी वैल्यूज फॉल करती हैं, जो जिसमें एक कॉन्टिन्यूटी होती है, जो नॉर्मली फ्रैक्शनल के साथ मूव करता है, डेसिमल वैल्यू के साथ नॉर्मली मूव करता है विद ड्यू एक्सेप्शन। अगर इस तरह की डेसिमल है फिर ये डिस्क्रीट है। तो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में हम पढ़ेंगे होल नंबर एज वेल एज फ्रैक्शन, कि कॉन्टिन्यूस में होल नंबर भी आ सकता है और फ्रैक्शनल पार्ट भी आ सकता है। 11.14 रॉ डाटा, अनप्रोसेस्ड डाटा, ओरिजिनली कलेक्टेड डाटा, ये सारे के सारे याद है कि हमने पढ़ा था प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में, ये सारे के सारे प्राइमरी डाटा के नाम है। ठीक है, प्राइमरी डाटा को रॉ डाटा भी कहते हैं, अनप्रोसेस्ड डाटा भी कहते हैं और ओरिजिनली कलेक्टेड डाटा भी कहते हैं। 15 प्रोसेस्ड और पब्लिश डाटा इज नोन एज, ऐसा डाटा जो रॉ डाटा से निकल कर पब्लिश हो गया या वो ऑर्गेनाइज हो गया। ठीक है, तो ये अब हमारे लिए प्राइमरी डाटा नहीं रहता, क्योंकि जितने भी पब्लिश डाटा होते हैं, हम किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लें, मतलब कोई आर्टिकल्स पढ़ लें, कोई मैगजीन पढ़ लें, ये सारे सारे पब्लिश डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे सारे हमारे लिए सेकेंडरी डाटा का काम करते हैं। ठीक है जी, तो प्रोसेस और पब्लिश डाटा जो है ये हमारे पास सेकेंडरी डाटा है। ठीक है, ऑप्शन ए के बाद सैंपल डाटा नहीं हो सकता, क्योंकि सैंपल डाटा तो पॉपुलेशन का पार्ट होता है, और प्राइमरी डाटा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्रोसेस और पब्लिश डाटा, प्रोसेस मतलब रॉ डाटा के ऊपर, ओरिजिनल डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी, जैसे प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी है अब वो प्राइमरी नहीं रहा। 16 एन इंक्वायरी फॉर्म, ऐसा इंक्वायरी फॉर्म कंप्राइजिंग ऑफ अ नंबर ऑफ पर्टिनेंट क्वेश्चन, जिसके ऊपर एक खास क्वेश्चन लिखे हों तरतीब से, इज नोन एज, उसको कहते हैं क्वेश्चनेयर। अगर जब हम कभी रेस्टोरेंट जाते हैं तो रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद वो हमारे पास, सारे रेस्टोरेंट ऐसा नहीं करते, कभी कभार कोई, फॉर एग्जांपल ये वो करते हैं जो जिन्होंने न्यू रेस्टोरेंट ओपन किया होता है, वो हमारे पास एक कार्ड ले आते हैं, एक सफ़ा ले आते हैं। अब उस सफ़े में ना मुख्तलिफ क्वेश्चन लिखे होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 1 लिखा होगा कि मतलब आपको हमारा इन्वायरमेंट कैसा लगा, आपको हमारा इन्वायरमेंट मतलब बैड लगा, गुड लगा, एक्सीलेंट लगा, तो ओके प्लीज़ टिक कर दे। हमने कहा बड़ा ज़बरदस्त एक्सीलेंट था, हमने एक्सीलेंट पर, ठीक है, उन्होंने कहा बैड है या गुड है या एक्सीलेंट, हमने कहा एक्सीलेंट है। ठीक है, फिर और क्वेश्चन लिखा होगा आपको हमारी सर्विस कैसी अच्छी लगी, ठीक है, गुड बैड, ठीक है, एवरेज है, वेरी गुड, एक्सीलेंट है, आपको हमारा खाना कैसा लगा, हमारा क्वालिटी ऑफ फूड कैसी लगी। ठीक है जी, उसके बाद आप जो विज़िट करते हैं, क्या आप वीकली विज़िट करते हैं, मंथली करते हैं, ओकेजनली करते हैं। ठीक है, तो जो इस तरह के क्वेश्चन है जिसके ऊपर हमने जस्ट टिक मार्क करना होता है कि हमारी अपनी राय बतानी होती है, हाँ या ना, यस और नो में आंसर देना होता है या कोई टिक में आंसर देना होता है, इस सफ़े कहते हैं क्वेश्चनेयर। तो जब रेस्टोरेंट वालों ने ये पेपर हमसे फिल करवाया होगा तो क्या ख्याल है, तो रेस्टोरेंट वालों के लिए जो इन्फॉर्मेशन होगी प्राइमरी होगी ना, क्योंकि वो डायरेक्ट कस्टमर से ले रहे हैं, वो किसी थर्ड पार्टी से इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहे, वो किसी चलते हुए बंदे से इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहे कि बताओ हमारी सर्विस कैसी लगी, हमारा खाना क्या, वो भाई आप कभी दावा देंगे तो इंशाल्लाह फिर हम बता भी देंगे। ठीक है जी, तो जो रेस्टोरेंट में पर्टिकुलर कस्टमर्स आए होते हैं तो उनसे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ली जा रही होती है, इसलिए ये हमारा प्राइमरी डाटा होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चनियर होता है जिसमें फीडबैक फॉर्म टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है जी,
तो 11.16 का राइट ऑप्शन इज सी, क्वेश्चनियर। 17, the arrangement of data according to magnitude of data is known as। ऐसी डाटा की अरेंजमेंट जो उसके मैग्नीट्यूड के लिहाज से सेट की जाए वो टेबुलेशन कहलाती है, और ऐसी डाटा की अरेंजमेंट जो क्लासेस के अकॉर्डिंग सेट की जाए उसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये याद रखिएगा बात, ठीक है जी। सी में लिखा अरे। अरे मीन अरेंजमेंट ऑफ डाटा, इट कैन बी इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है जी। तो याद रखिएगा अरेंजमेंट ऑफ डाटा अगर मैग्नीट्यूड के लिहाज से है वो टैबुलेशन फॉर्म बनेगी, और अगर अरेंजमेंट ऑफ डाटा अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन या अकॉर्डिंग टू द क्लासेस हैं वो क्लासिफिकेशन बनेगी, ठीक है जी। ठीक है, जो ग्रुप्स के अकॉर्डिंग हम सेट करते हैं वो हमारी क्लासिफिकेशन बनती है। तो 17 का आंसर हुआ ऑप्शन बी। 18 देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इन ग्रुप्स और क्लासेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम डाटा अरेंज करते हैं ग्रुप और क्लासेस में अकॉर्डिंग टू देयर रिजेम्बलेंस और एफिनिटीज, जो जिस क्लास से मिलता है हम उसको उस क्लास में फॉल करवा देते हैं, इज नोन एज क्लासिफिकेशन। जैसे अभी हमने बात की थी कि अगर हम डाटा को अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द ग्रुप्स और क्लासिफिकेशन और क्लासेस तो वो क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है जी। तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट ऑप्शन है 11.18 का। फिर देखते हैं 11.19 जरा। द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन इज टू प्रेजेंट डाटा। क्लासिफिकेशन का और टेबुलेशन का पर्पस क्या होता है? पर्पस ये होता है, देखिए जब हमारे पास रॉ डाटा होता है तो रॉ डाटा से ना, जैसे कि मैंने आपको चैप्टर 11 में बताया था कि मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आ नहीं रही होती, हम अपने ओरिजिनल डाटा को मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसमें प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं, उसको अरेंज करते हैं, फर्दर मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं, ठीक है जी। तो टेबुलेशन और क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि हमें सारी इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल फॉर्म में मिल जाए, हमारे लिए इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करना आसान हो जाए, ठीक है जी। तो क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन का पर्पस ये है इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्म, कि यूजर्स के लिए अंडरस्टैंड करना आसान हो जाए। तो 19 का ऑप्शन बी है 11.20। वी कैन एक्सट्रैक्ट सम इंफॉर्मेशन एट अ ग्लैंस फ्रॉम, हम फौरन से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं एक ही नज़र में अगर वो इंफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में मौजूद है। देखें, एक इंफॉर्मेशन ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद है, एक इंफॉर्मेशन अरेंज्ड फॉर्म में मौजूद है, एक इंफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में मौजूद है। तो खुद बताएं इन तीनों फॉर्म में से सबसे इजी अंडरस्टैंड और क्विक इंफॉर्मेशन हमें किस फॉर्म से मिलेगी? ऑब्वियस बात है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से मिलेगी, क्योंकि हमें पता चल जाएगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कि यहाँ पे मार्क्स आ गए, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए। तो अज्यूम करें हमारा टेस्ट टोटल मार्क्स थे 15 तो हमने कहा एक स्टूडेंट ऐसे जिसने 9 नंबर लिए हैं, एक स्टूडेंट ऐसे 9 नंबर लिए हैं, और 4 स्टूडेंट ऐसे जिसने 11 नंबर लिए हैं, ठीक है। 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसने 13 नंबर लिए हैं, और 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 100% मार्क्स लिए हैं। तो देखिए इन्फॉर्मेशन फौरन से मिल रही है हमें, ठीक है। 11.21 ये चैप्टर 12 के MCQs हैं, 11.22 भी चैप्टर 12 के MCQs हैं, ठीक है जी, जो कि हमने स्टार्ट किए हुए हैं। 21 देखते हैं। स्टैटिस्टिकल मेजर विच डिफाइन द सेंटर ऑफ अ सेट ऑफ डाटा। स्टैटिस्टिकल मेजर, ऐसा स्टैटिस्टिकल मेजर जो डिफाइन करता है सेंटर ऑफ डाटा को, हमने कहा वो तो हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है, जो कि एवरेज कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है किसी भी डाटा की, ठीक है। तो डाटा के सेंटर का एवरेज जाने का नाम सेंटर ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ऑप्शन सी।
22 में ये इंशाल्लाह भी हमने टॉपिक पढ़ना है 22 वाला, स्टैटिस्टिकल मेजर विच प्रोवाइड अ मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी का मतलब होता है वेरिएशन, चेंज। अगर हमने चेंज को मेजर करना है अमंग दी ऑब्जर्वेशन, वैल्यूज के दरमियान, ऑब्जर्वेशन के दरमियान चेंज कितना आ रहा है, वो हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। ठीक है, ये इंशाल्लाह एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है, चैप्टर 12 में ही पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो 22 का ऑप्शन है बी। 23, any numerical value describing a characteristics of population is called parameter। ठीक है, तो याद है कि हमने कहा कि जो पॉपुलेशन की जो कैलकुलेशन होती है, जो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है या उसकी कैलकुलेशन होती है, उसको पैरामीटर कहा जाता है। और जो सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक्स या उसकी कैलकुलेशन होती है, उसको स्टैटिस्टिक कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इधर एस नहीं आना, इधर एस नहीं आना, ये स्टैटिस्टिक है। ठीक है, इसमें एस नहीं आता। ये हमारे एमसीक्यू से स्टूडेंट्स जो चैप्टर 11 से हमारे रिलेट कर रहे थे। ठीक है, तो अब इंशाल्लाह हम बैक टू अवर प्रीवियस लेक्चर, हम प्रीवियस लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि हमने चैप्टर 12 में अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और वेटेड मीन पढ़ लिया था। ठीक है जी, तो आज मीन की लास्ट टाइप रहेगी कंबाइन मीन। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कंबाइन मीन हमारे पास क्या है और कंबाइन मीन को कैलकुलेट कैसे करते हैं और कंबाइन मीन यूज क्यों करते हैं, इसका मकसद क्यों होता है कंबाइन मीन को यूज करने का। ठीक है, तो लेट्स सी। combined कंबाइन। ठीक है, तो कंबाइन मीन में एग्जाम्पल जरा समझ लेते हैं। हमने कहा हमारे पास दो क्लासेस हैं, सेक्शन 1 सेक्शन 2, दो सेक्शन। ठीक है, क्लास 1 है और क्लास 2 है। हमारे पास दो क्लासेस हैं। ठीक है, क्लास 1 में हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं अज्यूम कर लें वो 40 हैं, और क्लास 1 ने टेस्ट 1 दिया और क्लास 2 ने भी टेस्ट 1 दिया। इन दोनों ने टेस्ट 1 यूज किया, इन दोनों ने टेस्ट 1 यूज किया। ठीक है, इन दोनों ने टेस्ट 1 दिया। जो एवरेज मार्क्स आए क्लास 1 में, वो एवरेज मार्क्स यानी कि जो मीन मार्क्स आए वो अज्यूम करें कि 15 नंबर का टेस्ट था। जो एवरेज मार्क्स आए इनके 10 आए, और क्लास 2 में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो 25 थे, तो इनके जो मीन मार्क्स आए वो यहाँ पर 12 आए। ठीक है, अगर मैं ये चाहता हूं, अगर मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूं कि मुझे बताएं ये क्लास 1 और यहां से ये क्लास 2, इन दोनों के कंबाइन एवरेज कितने आए हैं, इनके कंबाइंड मीन मार्क्स अगर मैं जानना चाहता हूं कि क्लास 1 और क्लास 2 के इन दोनों के कंबाइन एवरेज कितने आए हैं, यानी कि मेरी इन दोनों क्लासेस से एवरेज टेस्ट मार्क्स कितने आए हैं, अगर मैं ये जानना चाहता हूं तो क्या करूंगा, इन दोनों के मीन को कंबाइन कर दूंगा, इन दोनों के मीन को कंबाइन कर दूंगा। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों के मीन को कंबाइन करना का मतलब हरगिज ये मतलब नहीं है कि भाई
सिर्फ इसके मीन और इसके मीन का एवरेज ले लो आप लोग। ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना कि सर एक मीन ये हो गया, एक ये मीन हो गया, दो मीन हो गए, तो चुपचाप क्यों ना हम 10 + 12 करें, 2 पे डिवाइड करके एवरेज ले लें। हरगिज़ ऐसा मतलब नहीं। याद रखिएगा, जब भी आपने एवरेज का एवरेज लेना है, जब भी मीन का मीन लेना है, तो हमेशा आप कंबाइन मीन यूज करेंगे। तो कंबाइन मीन का फॉर्मूला कुछ ये है हमारे पास, ये मीन हो गया, C स्टैंड फॉर कंबाइन मीन, N1 मीन 1 प्लस N2 प्लस N2 मीन 2 प्लस N3 मीन 3 एंड सो ऑन, और यहाँ से N1 प्लस N2 और प्लस N3। तो ये हमारे पास कंबाइन मीन का फॉर्मूला, ठीक है। तो ठीक है, इसको हम N1 कर लेते हैं, इसको मीन 1 कर लेते हैं, इसको N2 कर लेते हैं और इसको मीन 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारे पास कंबाइन मीन क्या आता है। अब इनका जरा कंबाइन मीन फाइंड करते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास ये है, तो सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में जस्ट अपने पुट करना है। तो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। N1 कितना मेरे पास 40 और मीन 1 10 है, प्लस N2 कितना है 25 और मीन 2 कितना है 12, 10 प्लस ये N1 हो गया और ये हमारे पास N2 हो गया। तो डायरेक्ट इसको अब कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारा कंबाइन मीन का, ठीक है। अब डायरेक्ट इसको वन टाइम भी कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप भी परफॉर्म कर सकते हैं, एज यू लाइक, जैसे आप लोग करना चाहें। तो ये तो बन गया 400 प्लस 25 इंटू 12, ये बन गया 300 और 10 और 12 बन गया हमारे पास 22, तो 700 बन गया और 22, तो 700 डिवाइड बाई 22, आंसर आ गया हमारे पास 31.82, ठीक है। तो ये हमारे पास आए, हमारे पास एवरेज इनके मार्क्स आ गए, ठीक है। तो ये हमारे पास इन दोनों का यहाँ से हमारे पास कंबाइन मीन निकल आया, ठीक है जी। अगर इसका आप डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं ज़रा, वो भी कर सकते हैं। 40 इंटू 10 प्लस 25 इंटू 12 और सॉरी N1 हमारे पास 40 है, N1 हमारे पास 40 है और N2 हमारे पास 25 है। हाँ, ये 40 आएगा, यहाँ पर 25 आएगा, तो ये बन जाएगा 65। तो यहाँ पर आएगा 65, तो यहाँ पर अगर 65 आएगा तो हमारे पास इसका न्यू आंसर आएगा 10.77। ये हमारे पास एवरेज मार्क्स, यानी कि हम ये कहेंगे कि अगर इन दोनों क्लासेस के कंबाइन एवरेज, यानी कि इन दोनों क्लासेस ने कंबाइन टेस्ट 1 में कितने मार्क्स एवरेज लिए हैं, हम कहेंगे 10.77 मार्क्स लिए हैं, ठीक है जी। तो इस तरह हम कंबाइन मीन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बस ठीक है, कंबाइन मीन का क्वेश्चन इसी तरह का आएगा, ठीक है जी। एक आधी स्टेटमेंट के साथ आएगा, वो स्टेटमेंट साथ कैसे आएगा, तो इंशाल्लाह ये आपको मैं जब MCQs दूंगा होमवर्क के लिए, तो इंशाल्लाह ताला पहले आप खुद अटेम्प्ट करेंगे, फिर इंशाल्लाह अगले दिन आकर मैं उसको खुद सॉल्व करवा दिया करूंगा, ठीक है। तो कंबाइन मीन का क्वेश्चन इसी तरह आएगा, कुछ N1 मीन 1 गिवन होंगे, आपने जस्ट फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके डायरेक्ट आंसर फाइंड कर लेना। यहां से एक और भी क्वेश्चन आ सकता है, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है यहां से, ठीक है। वो क्वेश्चन किस तरह पूछेगा, वो क्वेश्चन कुछ इस तरह देगा, अब थोड़ी सी रिवर्स कैलकुलेशंस करवाएगा आपसे। क्वेश्चन ये है, उसने कहा कि पहले एक सिंपल सा एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसी से आगे मैं आपको कैरी करवा देता हूँ। N1 10 है, मीन 1 हमारा अज्यूम करें 5,
n2 हमारे पास 15 है और मीन 2 हमारे पास एज्यूम कर लें इसका आता है 8 कर लेते हैं, ठीक है। इसका कंबाइन मीन फाइंड करते हैं, उसने कहा फाइंड कंबाइन मीन फाइंड कर लेते हैं। तो कंबाइन मीन फाइंड करेंगे वही फॉर्मूला n1 मीन 1 n2 मीन 2 n1 n2 हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, ठीक है। तो n1 कितना है 10 मीन 1 5 प्लस n2 ये हमारे पास 8 n1 कितना है 10 प्लस 15। तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 25। तो हमारे पास आंसर आ गया 6.8। ये हमारे पास कंबाइन में, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, अब एग्जामिनर क्या करेगा, आपको थोड़ी सी मिसिंग वैल्यूज कैलकुलेट करवाएगा आपसे। कैसे? एग्जामिनर कहेगा कि combined mean of all values is 6.8, ठीक है। if n1 is equal to 10 and mean 1 is equal to 5, further the combined mean of, इस तरह कर लें, the combined mean of 25 values is 6.8. if n1 is 10 and mean 1 is 5, find the mean of remaining values. Find the mean of remaining values. उसने कहा रिमेनिंग वैल्यूज का जरा मीन फाइंड करते हैं। तो देखें, अब हम सारी इंफॉर्मेशन, अब वो क्या करेगा, इस तरह के डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमें क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा, हम यहाँ से सारी कंबाइन मीन के एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं सारी की सारी फॉर्मूलेस की वैल्यूज को। हमने कहा सबसे पहले कंबाइन मीन ऑफ 25 वैल्यूज, हमने कहा टोटल, यानी कि ये n1 प्लस n2 है, और कंबाइन मीन कितना है 6.8, यानी कि उसने हमें कंबाइन मीन 6.8 दे दिया, और टोटल वैल्यूज n1 प्लस n2 भी दे दी हमारे पास 25, ठीक है। फिर उसने कहा कि n1 10 है, तो n1 10 है, उसने कहा n1 10 है और मीन 1 5 है, फाइंड द मीन ऑफ रिमेनिंग वैल्यूज। तो अब रिमेनिंग वैल्यूज कितनी है, टोटल 25 है, उस 25 में से 10 वैल्यूज गिवन कर दी हैं n1, यानी कि ये 10 गिवन कर दिए हैं, तो फिर n2 कितना होगा, ऑब्वियस बात है n2 हमारे पास 15 होगा, n2 हमारे पास 15 होगा, ठीक है। तो हमें पता चल गया n2 हमारा 15 है, और हमें फाइंड क्या करना है, मीन 2 को फाइंड करना है, जबकि कंबाइन मीन हमारा 6.8, ठीक है। अब हमें थोड़ी सी रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो आए सॉल्व करते हैं। कंबाइन मीन का फॉर्मूला n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 n1 प्लस n2, ठीक है। तो कंबाइन मीन कितना आ गया 6.8, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 6.8 इज इक्वल टू n1 10 आ गया, मीन 1 किधर गया 5 आ गया, ठीक है, प्लस n2 कितना है 15, और ये मीन 2 फाइंड करना, जबकि n1 और n2 हमारे पास कंबाइन कितना है 25, उसने 25 वैल्यू 25 गिवन किया हुआ था, ये 25। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस मिसिंग वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 25 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6.8 मल्टीप्लाई बाय 25, तो आंसर आ जाएगा 170, आंसर आ जाएगा 170, 10 to 5 50,
प्लस 15 मीन टू, तो 170 माइनस 50 कर देंगे हम, ठीक है, हमारे पास आ जाएगा 120, 15 मीन टू, और 120 को 15 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मीन टू आ जाएगा 8, मीन टू आ जाएगा हमारे पास 8, और देखिए मीन टू हमारे पास 8 था, ठीक है। तो एग्जामिनर क्या करेगा, समटाइम आपको कंबाइन मीन देकर कभी मीन 1 मीन 2 पूछ लेगा, कभी आपसे मीन 1 पूछ लेगा, कभी आपसे n2 पूछ लेगा, और कभी आपसे n1 पूछ लेगा, ठीक है। तो इट्स ऑल मीन। तो हमारा यहाँ पर अरिथमेटिक मीन की जितनी भी टाइप्स थी, मीन की जितनी भी टाइप्स थी, अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, और उसके बाद वेटेड मीन, और यहाँ पर एट द एंड कंबाइन मीन। तो यहाँ पर हमारे पास मीन फुल फ्लेज फॉर्म में कंप्लीट हो गया, सिवाय मीन की प्रॉपर्टीज़ के। वही इंशाल्लाह ताला मीन और मीडियन पढ़ लें, फिर सबकी कंबाइन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इंशाल्लाह आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मीडियन स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।